आज पेपर हुआ है, इस पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन 17 जनों में से 16 जनों का सही है और आंसर फिर आपको पता है जब 16 जनों का सही है 17 में से तो आंसर इसका सही है। पहला वाला जो क्वेश्चन था इसमें इसका आंसर है बी वाला कि जो आकृति यहां बनी हुई थी उसी आकृति का ये हिस्सा है जिसमें कंप्लीट लाइनें आपको यहां से मिल जाएगी। जैसे अगर आप चाहते हो त्रिभुज तो एक लाइन के बाद त्रिभुज देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी लाइन और आगे तक दिखाइए तो आगे तक ले लो। इस लाइन के बाद में यहां पर यदि इस त्रिभुज को हम देखें तो ये त्रिभुज देख लो। त्रिभुज के बाद क्या चाहिए हमें, गोल चाहिए जो लाइन से स्टार्ट होती है यहां से, तो ये लाइन ले लो जिसमें कि ये गोल इस तरीके से हो गया। और कौन सी लाइन चाहिए अपने को, ये वाली चाहिए डिजाइन इसमें, तो ये डिजाइन ले लो। उसके बाद में ये कर्व चाहिए तो ये कर्व हो गया। और जब कंप्लीट अगर लाइन सेटअप यदि ऊपर से है तो ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी किसी में भी आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ड्रॉ कर नहीं पाओगे क्योंकि कोई ना कोई हिस्सा कम पड़ेगा, मैच नहीं होगा। तो इसका आंसर बी है जो कि मैक्सिमम नहीं लगाया इसमें आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो है 19 जनों में से 15 जनों ने सही आंसर दिया है और इसका जो सही आंसर है वो है सी। और ये भी क्वेश्चन गलत हो सकता है जबकि सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अंतर क्या थे, 1 का अंतर, 3 का, 5 का, 7 का, तो 9 का, विषम संख्याओं के अंतर हो गए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था सीरीज का ये। सीरीज में केवल 3 ही टाइप के क्वेश्चन आने पे टफ होता है, या तो अंतर का अंतर चले, या फिर गुणा चले तो गुणा ऐसा चले 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4.5 गुना, या फिर तब टफ होता है जब वर्ग और घन संख्याओं के आसपास की संख्याएं लिखी होती हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आपको पेपर के अंदर दिए गए उसका रिजल्ट 50% 60% रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है 14, 3, 17 और 1 18, 18 में से 14 जनों का सही है इसका। और 18 में से 14 जनों ने जो आंसर सही लगाया वो लगाया सी वाला। सी वाले में जो लाइनें अगर मैच करते हैं तो ये वाली यहां से डिजाइन सी के अंदर दिखाई देगी हमें, ये चीज यहां पर इस तरीके से। उसके बाद ये वाली लाइन भी नजर आ जाएगी हमें, इसके बाद ये सीधी लाइन भी नजर आ जाएगी, इसके अलावा ये वाली लाइन भी आ जाएगी नजर, फिर सीधी लाइन ये भी आ जाएगी, फिर लाइन घूमती हुई भी आ जाएगी, फिर एक सीधी लाइन ऊपर हो तो सीधी लाइन भी आ जाएगी। तो कंप्लीट जो हिस्सा दिखाया गया वो यहां पर पूरा पूरा मैच हो रहा है हमारा। 4th नंबर की स्थिति यह है कि सभी का सही है 18 जनों का, और सभी का सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को बताना ही नहीं कौन सा उत्तर है। फिर भी उत्तर जो इसका था डी वाला था कि ये जो डिजाइन है वो डिजाइन इसके अंदर यहां पर हमें दिख रही है। इसमें ज्यादा छुपाया भी नहीं गया, थोड़ी आसानी से दिख रही है। मेरे हिसाब से आज के पेपर के सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये 2 थे। आंसर लगा भी लिया होगा चाहे सही आपने, मगर टाइम तो लग गया होगा थोड़ा सा। कि कई बार ये होता है चलो ठीक है यहां आंसर शीट को देख करके तो अच्छा लग रहा है कि 16 जनों का सही है, मगर होता है फिर टाइमिंग कि किसी प्रश्न को हल करने में टाइम कितना खर्च हुआ। तो इसमें पहला और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें टाइम लगा होगा, जबकि चौथा बड़ा आसानी से हो गया होगा। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बी, जो 16 जनों ने सही दिया और 3 जनों का गलत है। 3 जनों में एक ने ए आंसर दिया है, दूसरे ने सी दिया है और एक ने डी भी दिया है, यानी कि पेपर साइड में रख दिया और ओएमआर भर दिए। तभी होता है ऐसा आंसर कि सब तरह के आंसर एक एक जनों के तो वो भी मिल रहे हैं अपने को। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। 5वें का आंसर अपन कह रहे हैं बी। बी में एक चौकोर के अंदर एरो मिलने चाहिए इस तरीके से, तो चौकोर के अंदर हमें जो मिलेंगे वो यहीं पे मिलेंगे केवल।
यहां पर चौकोर के अंदर एरो हमें मिल रहा है, बी आंसर। छठा वाला बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसका रिजल्ट क्या है? 17 जनों का सही है। और इसका आंसर था, कौन सा नंबर देख रहे हैं अपन? 6 नंबर। 6 नंबर में 2 4 6 8 सम संख्याएं चल रही लगती है, 2 4 6 8, तो 10 12 ऐसे चलेगी है, और 10 12 चलेगी तो आंसर हो जाएगा ए वाला। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये इसका क्रम हो जाएगा, और ये मिल जाएगा ए में। इसमें आंसर दो जनों ने गलत भी दिया है इसके अंदर, 6 नंबर के अंदर, और ये आंसर दिया है उन्होंने, दो जनों ने डी आंसर दिया इसमें। 10 12 उनका भी है, दो जनों का भी, बाकियों का जिनका गलत हुआ, मगर जो एरो था वो गलत है उनका। एरो इस तरीके से निकलता हुआ, यानी कि उन्होंने केवल नंबर पे गौर किया, एरो पे गौर नहीं किया उन्होंने। 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां बिल्कुल आसान है, वाटर इमेज करनी है केवल, क्योंकि ये वाटर इमेज है तो पेयर बनेगा, ये भी वाटर इमेज बनेगा। ऊपर नीचे केवल पलट दिया गया, तो इधर भी अगर पलट देते हैं तो पलटने पर आंसर इसके अंदर हो जाएगा डी वाला। और 7वें को 18 जनों ने सही किया है, 3 जनों ने गलत किया है। 8वां क्वेश्चन, ये 15 जनों का सही है, 4 जनों का गलत है। क्वेश्चन नंबर 8वां, और इसका जो सही उत्तर है 8वें का, ये है सी। इसमें कैसे किया जाएगा? देखो, ये दोनों मिरर इमेज है, हमने पढ़ी थी मिरर इमेज में कि भाई ये लाइन होती है तो उसका मिरर इमेज ऐसा होता है, तो ऊपर भी यही करेंगे, ऊपर भी इन दोनों को मिरर इमेज करेंगे, तो ये लाइन इस तरीके से देखी जा रही है, तो इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। और अगर इस तरीके से होगा तो आंसर फिर कौन सा करना पड़ेगा? सी वाला करेंगे। वैसे बीच में एक सर्कल भी कंप्लीट हो रहा है, मगर सर्कल से आंसर 2 आ रहे थे इसमें। सर्कल अगर बीच का ये कंप्लीट करना हो तो इससे भी हो रहा है और इससे भी, डी से, क्योंकि हमें इस कॉर्नर पे चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए। मगर फिर फाइनली अपन ने इन तरीके से इसको देखा कि भाई मिरर इमेज करनी है, तो फाइनली आंसर इसके अंदर देंगे सी वाला अपन। यह आपके आज का पेपर का था। अब आपके जो है रीजनिंग का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो देखेंगे आज। इस चैप्टर को पढ़ने में 2 महीने लगते हैं, ये रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस जो चैप्टर होता है, आंकड़ा अपर्याप्तता, इसमें रीजनिंग के किसी भी चैप्टर से आपको डेटा दिए जाते हैं 2, किसी में 3 भी होते हैं मगर मुख्यतः 2 होते हैं। किसी भी चैप्टर से रीजनिंग से दिए जाते हैं, इसका मतलब है कि पूरी रीजनिंग पढ़ी हुई होनी चाहिए, और रीजनिंग का कोर्स सामान्यतः माना जाता है 60 डेज के आसपास का, कि वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 60 डेज 65 हो जाए या 58 हो जाए। 60 डेज के आसपास का ये कोर्स होता है, जिसमें कि रीजनिंग के सभी चैप्टर अगर पढ़ लिए हों तो उसके बाद में फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, और इस तरीके से यहां पर ये उत्तर विकल्प है, कि यहां पर जो है 5 जो उत्तर विकल्प हैं उनमें इस प्रश्न का उत्तर क्या है ये नहीं बताना है, ये बताना है कि प्रश्न का उत्तर केवल डेटा फर्स्ट से निकलेगा या डेटा सेकंड से निकलेगा। तो यहां पर जो है रमेश की कितनी पुत्रियां हैं ये पूछा गया। अगर पहला वाला कथन पढ़े तो कहता है निखिल जो रमेश का पुत्र है, तो रमेश का पुत्र यहां पर बताया गया निखिल को। निखिल रमेश का पुत्र है, उसकी एकमात्र बहन सीमा है। निखिल रमेश का पुत्र है और उसकी एकमात्र जो बहन है वो सीमा है। एक ही बहन है, अन्य कोई बहन इसकी नहीं है।
तो यहां पर इन तीनों की जानकारी में फिर यह क्लियर हो गया कि अगर निखिल की एकमात्र बहन है तो रमेश की पुत्री कितनी होगी? एक ही होगी। तो डेटा फर्स्ट से प्रश्न का उत्तर निकल गया, यानी कि आंसर आपका यहां पर हो सकता है या तो यहां पे फर्स्ट वाला होगा कि भाई डेटा फर्स्ट से पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए, मगर यहां पर आंसर यह भी जा सकता है कि यदि कथन फर्स्ट अथवा सेकंड पर्याप्त है। यह क्यों जा सकता है? अगर डेटा सेकंड वाला पढ़ने से भी आंसर आ रहा हो तो फिर लगाएंगे या अथवा, कि फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है अथवा सेकंड से भी आ रहा है, तो सेकंड को चेक करना बनता है। जल्दबाजी में ऐसे आंसर फर्स्ट नहीं लगा सकते हमें, तो सेकंड पे गए। सेकंड कहता है निखिल जो सीमा का भाई है, ये इस तरीके से कहता है, डेटा सेकंड यहां बनाते हैं कि निखिल जो है ये भाई है सीमा का। निखिल जो सीमा का भाई है वह रमेश का एकमात्र पुत्र है, और निखिल जो सीमा का भाई है ना वह रमेश का एकमात्र पुत्र है, यानी कि रमेश का यही पुत्र होगा और कोई पुत्र नहीं होगा, या हम यह भी कह सकते हैं कि सीमा का यही भाई है और कोई भाई नहीं होगा। यहां तो कहा था एकमात्र बहन है, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सीमा का एकमात्र भाई है, मगर भाई एकमात्र है, बहन तो और भी हो सकती है ना। यहां जो डेटा दिया गया उसमें रमेश का एकमात्र पुत्र है, यह पता लग रहा है। अब इसमें कई जने जल्दबाजी में आंसर देते हैं सर रमेश की एक ही बेटी है, ये कंफर्म हो गया, जबकि ये कंफर्म नहीं है। निखिल सीमा का भाई है, अन्य कोई भाई नहीं होगा क्योंकि ये एकमात्र बेटा रमेश का। मगर निखिल की बहन सीमा तो है ही, मगर और भी हो सकती है क्योंकि यहां एकमात्र बहन है, इस तरह का डेटा नहीं था। तो यहां पर यह कि जो प्रश्न पूछा गया था कि रमेश की कितनी पुत्रियां हैं और उसकी संख्या जो एक निकलेगी वो निकलेगी केवल इस वाले डेटा फर्स्ट से, डेटा सेकंड से कंफर्म नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर किस डेटा से सफिशिएंट होगा, कंफर्म होगा, यह हमें यहां निकालना होता है। तो यहां पर डेटा सफिशिएंट है फर्स्ट वाला, आंसर इसके अंदर हम देंगे ये वाला ए, क्योंकि डेटा सेकंड से कंफर्म हो ही नहीं पाएगा कि कितनी पुत्रियां हैं। पुत्र एक है ये कंफर्म होगा, इसमें पुत्र कंफर्म नहीं होगा। अगर प्रश्न ये होता ना कि रमेश के कितने पुत्र हैं, तो यहां तो कंफर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीमा एकमात्र बहन है, सीमा तो एकमात्र बहन है, निखिल एक भाई है, दूसरा भाई भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जिस वाले के अंदर अगर रमेश के पुत्र अगर कंफर्म करने होते हैं तो वो इस डेटा में नहीं होता, वो फिर किस में होता? इस वाले में, क्योंकि निखिल रमेश का एकमात्र पुत्र है, ऐसा डेटा सेकंड में कहा गया, तो वहां कंफर्म हो गया। मगर अभी जैसा प्रश्न पूछा गया था उसके लिए तो जो उत्तर है वो ये वाला होगा कि केवल डेटा फर्स्ट से ही दिए गए प्रश्न का उत्तर निकल रहा है, तो ये वाला आंसर टिक करेंगे। अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन देखना हो, यहां पर प्रश्न है कि फूल का जो कोड होगा ना वो इनमें से किस डेटा से पता लगेगा, या फिर दोनों ही डेटा सिंगल सिंगल से पता ना लग करके इस बार मिलाना पड़ जाए। तो चेक करते हैं कैसे पता लगे। फूल का कोड निकालना है, फूल शब्द इसमें मिल रहा है, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर जब आपने कभी इस तरह की कोडिंग को पढ़ा होगा तो इसको बोलते हैं सेंटेंस टू सेंटेंस कोडिंग, वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। और उसका लॉजिक ये होता है कि वहां पर दिए गए एक वाक्य में जो शब्द हैं उन शब्दों के क्रम अनुसार कोड नहीं होते हैं यहां पे, यानी कि फूल का कोड इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। और ये कोड फूल का क्या होगा ये तभी पता लग सकता है जब या तो फूल शब्द रिपीट हो जाए कहीं पर, वो रिपीट हो नहीं रहा, और फिर एक दूसरा तरीका और होता है कि फूल को छोड़ के बाकी सभी शब्दों के कोड पता लग जाएं, तो फूल का अपने आप बच जाएगा। अब यहां पे दूसरा लॉजिक काम कर रहा है, अगर आप दोनों कथनों को मिला दें तो फूल को छोड़ के बाकी जितने भी शब्द हैं, यह एक सुंदर है, इन सबके कोड कॉमन मिल जाएंगे, और जो कॉमन नहीं मिलेगा वो फूल का होगा। और अगर कॉमन के आधार पे देखें इसके अंदर तो ये एने है,
ये पीओ वाला है, ये टीए है, और एक इसके अंदर जेए है। तो जितने भी कॉमन थे वो सब यदि निकाल देते हैं तो यहां जो एक बचा एनओ वो तो फूल के लिए हो गया, और यहां जो केओ बचा वो किसके लिए हो गया? स्थान के लिए। मगर इस शब्द का कोड निकालने के लिए किसी एक कथन से काम नहीं चलेगा, दोनों कथनों को मिलाकर के प्रश्न का उत्तर आएगा। तो जब दोनों को मिलाकर के आएगा तो यहां पर एक आंसर है ई वाला, यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। इस तरीके से तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, किसी में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से देखने को मिलते हैं। जैसे ये दिशा परीक्षण से, तो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी चैप्टर हैं ये सारे पढ़े हुए होने चाहिए। जैसे पिछला कोडिंग डिकोडिंग का था तो वो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी हुई होनी चाहिए थी। यहां पूछा क्यू गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है, ये पता लगाने के लिए क्या डेटा फर्स्ट को पढ़ करके पता लग जाएगा कि क्यू गांव के पश्चिम में एन है या पी है, या किसका पूछा था? वैसे नाम तो लिया नहीं, क्यू गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है ये पता लगाना है। तो डायग्राम में देखते हैं कोई बन पाता है कि नहीं बन पाता है क्यू के दक्षिण पश्चिम में। तो पहले बनाते हैं पी गांव को, जिसकी स्थिति क्या है? उस एन गांव के पश्चिम में है। तो पी को बनाते हैं एन के पश्चिम में। दिशा परीक्षण में दिशाओं की स्थिति ये होती है कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब और ये पश्चिम। और पी गांव की स्थिति हमें पश्चिम में बनानी है, एन गांव के पश्चिम में बनानी है। तो हम बनाते हैं एन गांव के पश्चिम में। ये अगर एन होगा तो एन के पश्चिम में ये पी हो गया। इसके बाद शब्द इस्तेमाल किया गया जो। जो शब्द हमेशा पास वाले व्यक्ति के लिए, अक्षर के लिए होता है। जो शब्द से नजदीक जिसका नाम होगा वो है एन। यानी कि बात यहां पर एन की जा रही है कि जो एन है ना, ये एन क्यू गांव के कहां पे बनेगा? पश्चिम में। एन अगर क्यू गांव के पश्चिम में बनेगा तो क्यू को अगर यहां बना दें तो क्यू के पश्चिम में कौन हो गया? एन। मगर क्या ये सब बनाने के बाद में ये पता लगता है क्या कि क्यू गांव का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है यहां कौन सा गांव है? पता नहीं लग रहा। यानी कि डेटा फर्स्ट से तो प्रश्न का उत्तर नहीं निकलेगा। अगर डेटा सेकंड पर जाते हैं तो वहां पर डब्ल्यू की स्थिति एन गांव के दक्षिण में है। इसको सेपरेट बनाते हैं अलग। यहां डेटा सेकंड, और क्या कहता है? डब्ल्यू को एन के दक्षिण में। तो ये एन है, एन के दक्षिण में ये हो गया डब्ल्यू। इसके बाद कहता है जो। हम जो शब्द को जानते हैं हमेशा इसके नियरेस्ट जो भी नाम बोला गया उसके लिए होता है, यानी कि एन के लिए। हम ये पढ़ेंगे कि एन क्यू गांव के पश्चिम में है। एन अगर क्यू गांव के पश्चिम में है तो ये एन है, और क्यू को अगर यहां बना देंगे तो ये क्यू के कहां पे हो गया? पश्चिम में हो गया। और जब इस तरीके से हमने इन तीनों को बना दिया तो डेटा सेकंड ऐसा डेटा है जिसमें यह कंफर्म हो रहा है कि क्यू गांव के दक्षिण पश्चिम में चलने पर कौन सा गांव मिलेगा? डब्ल्यू। तो ये जो कंफर्म हुआ क्यू के दक्षिण पश्चिम का, वो कंफर्म हुआ केवल कौन सा डेटा पढ़ के? सेकंड। ये नहीं है कि हमें इस वाले डेटा को उस डेटा में मिलाने की जरूरत पड़ रही हो। अकेला डेटा जो सेकंड है वो पर्याप्त है इसके अंदर। अगर इसमें ये क्वेश्चन और ले लें जो सिटिंग अरेंजमेंट का है, इसमें यहां पर 5 व्यक्तियों को व्यवस्थित करना है जो वृत्त बना के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और बताना यह है कि पी के दाएं दूसरा कौन सा है। पी के दाएं दूसरा बताना है तो डेटा फर्स्ट से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि 5 में से 3 व्यक्तियों की स्थिति बना भी लोगे तो 2 व्यक्तियों की जगह खाली बचेगी, और बची हुई 2 जगह के अंदर पी की स्थिति अलग अलग रखने पर अलग अलग दाएं दूसरे नंबर पे व्यक्ति दिखाई देंगे। फिर भी डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं, निकलना तो नहीं है इससे, क्योंकि वो केवल सीधे सीधे पता लग रहा है हमें। हमने यहां पर बनाया डेटा फर्स्ट के अकॉर्डिंग, एक सर्कल में 5 व्यक्ति बिठाने, और 5 व्यक्तियों में आर टी के तुरंत बाएं हैं। ये आर लिख लेते हैं और इस आर को कर देते हैं टी के तुरंत बाएं। आर को टी के तुरंत बाएं लिखने के बाद में और एस के दाएं दूसरा है। जो शब्द पास वाले के लिए होता है और जो के अलावा अन्य जितने भी शब्द होते हैं वो पहले वाले के लिए होते हैं। यानी कि अब ये पढ़ा जाएगा कि जो आर है ना वो एस के दाएं दूसरा है।
आर यदि एस के दाएं दूसरा है तो ये तो है आर, और एस के दाएं दूसरा चाहिए तो ये एस के दाएं दूसरा हो गया। अब बात रही पी की, तो पी के लिए दो जगह खाली बच गई, और दोनों जगह पर पी को कहीं भी रखोगे तो पी के दाएं दूसरे नंबर वाला जो व्यक्ति है वो अलग अलग आएगा। और दो व्यक्ति कौन कौन से बचे होंगे, एक पी बचा होगा, एक क्यू बचा होगा। तो एक जगह पी को मानोगे तो दाएं दूसरा टी आएगा, और एक जगह पी मानोगे तो दाएं दूसरा क्यू आएगा। तो कंफर्म हुआ ही नहीं। जबकि यहां पर इस चैप्टर का मतलब यह है कि प्रश्न का उत्तर कंफर्म निकले कि भाई कितनी पुत्रियां हैं, एक है, दाएं दूसरा कौन है, क्यू है, दाएं दूसरा कौन है या फिर टी है। कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म नहीं हुआ तो डेटा सेकंड पे गए। डेटा सेकंड पे जाते हैं जिसमें यह कहा हुआ है कि क्यू एस के तुरंत दाएं है। तो यहां पर हम डेटा सेकंड को 5 व्यक्तियों को यहां बना लेते हैं। 5 व्यक्तियों की जगह है, और इस 5 व्यक्तियों की जगह में क्यू एस के तुरंत दाएं हैं। तो कैसे बना दें, ये क्यू ले लेते हैं, एस के तुरंत दाएं बन गया, क्यू एस के तुरंत दाएं बन गया, और पी के बाएं तीसरा है। और शब्द हम जानते हैं हमेशा होता है पहले वाले के लिए, यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि जो क्यू होगा ना वो पी के बनेगा बाएं तीसरा, और क्यू की स्थिति पी के बाएं तीसरी अगर बनेगी तो क्यू अगर पी के बाएं तीसरा चाहिए तो पी को यहां रखो। अगर यहां पी रखोगे तो पी के जब बाएं चलोगे तो 1, 2 और 3 पर कौन हो जाएगा, क्यू। यही शर्त थी इसके अंदर। अब जब हमने इस तरीके से बनाया तो इस डायग्राम में ये वाली बात भी पता लग रही है कि पी के दाएं दूसरा कौन है, यह भी पता लग रहा है हमें कि अगर इस पी के बाएं तीसरा अगर क्यू है ना, तो पी के अगर दाएं चलेंगे तो पी के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, क्यू। तो यहां डेटा सेकंड को पढ़ करके कंफर्म हो रहा है कि पी के दाएं दूसरा क्यू है। तो इसका जो आंसर है वो होगा केवल डेटा जो सेकंड है वो यहां पे पर्याप्त है। अब इसके अंदर चैप्टर कोई सा भी आ जाता है, कैलेंडर भी आ जाएगा, घड़ी भी आ जाएगा, यहां तक कि कोई गणित के चैप्टर भी आ जाते हैं, प्रतिशत वगैरह भी, आयु का भी आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा। मगर वो जो मैथ्स के चैप्टर हैं उसके लिए मैथ्स के चैप्टर पढ़े हुए होने चाहिए। रीजनिंग के डेटा सफिशिएंसी के हैं तो रीजनिंग के चैप्टर पढ़े हुए होने चाहिए। मगर इस चैप्टर को हल करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं वो पढ़े हुए होने चाहिए। इसलिए मैंने आते ही इस चैप्टर के लिए कहा कि रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है। मगर वर्बल रीजनिंग के अंदर एक सर्कल जो अपना स्टार्ट हुआ था उसके बाद अगर कोई बीच में चैप्टर रहा है तो ये था